प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी लर्न अबाउट द एरिया ऑफ इंडिया. Total area of India is 32.8 lakh square kilometer and India ranked 7th in the world in terms of area. Other 6 countries larger than India are. Okay, here beta total particular area of India is 32.8 lakh square kilometer. Here is the figure 32.8 lakh square kilometer and India ranks 7th in the world in terms of area. ठीक है, हमारा इंडिया का जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना है बेटा 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बेस पे इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है एरिया वाइज. ठीक है, तो हमसे 6 लार्जेस्ट कंट्रीज कौन से हैं, तो उनका पर्टिकुलरली लिस्ट दिया है कि फर्स्ट इज द रशिया, सेकेंड कैनेडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, 5 नंबर ब्राज़ील एंड 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया. ओके, दीज आर द पर्टिकुलर 6 कंट्रीज हु आर लार्जर देन इंडिया, जो कि भारत से बड़े हैं बेटा. फर्स्ट रशिया है बेटा, ठीक है, उसका जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो भारत से काफ़ी बड़ा है. सेकेंड है कनाडा, आपने मैप देखे होंगे, आप मैप देखकर ही समझ सकते हो बेटा कि ये कंट्रीज एरिया वाइज कितने ज़्यादा बड़े हैं. फिर यूएसए बेटा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका देखा है आपने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. उसके बाद फोर्थ रैंक पे आता है चाइना, हमारा नेबरिंग कंट्री. क्लियर, चाइना भी बेटा इंडिया की तरह ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है. लेकिन इंडिया और चाइना में ये एक डिफरेंस आ जाता है कि चाइना एरिया वाइज भी इंडिया से काफ़ी बड़ा है. तो ओवर पॉपुलेटेड होने के बावजूद भी अगर एरिया वाइज देखा जाए बेटा, तो चाइना इंडिया से काफ़ी बड़ा कंट्री है. ओके, उसके बाद आ जाते हैं बेटा ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंटल कंट्री माना जाता है क्योंकि वो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है. क्लियर, तो यहाँ ये 6 लार्जेस्ट कंट्री के बारे में हमने समझा और हमने इंडिया की रैंक और उसके पोजीशन को देखा. ओके, अब देखो, द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ एशिया. In the north, lofty mountain ranges are spread over the hundreds of kilometers from west to east direction. क्लियर बेटा, हम इंडिया के मैप को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. लॉफी माउंटेन रेंजेस बेटा, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट पर्टिकुलर हिमालयन रेंजेस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होकर पूरा हमारा जो नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस से कवर्ड है. ये लोफी माउंटेन रेंजेस बेटा हमेशा इंडिया के लिए एक प्रोटेक्टर के रूप में इन्होंने हजारों साल से भारत के लिए काम किया है. दैट इज वाई द कम्यूटिंग विद द तिबेट एंड चाइना इज पॉसिबल ओनली थ्रू द पासेस लोकेटेड एट द हाई अल्टीट्यूड. अब हमारे इंडिया का ये जो पर्टिकुलर एरिया है बेटा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लोफी माउंटेन रेंजेस है इसकी वजह से इंडिया तिब्बत और चाइना ये जो पर्टिकुलर एरियाज है और कंट्रीज है, इनके साथ जब भी हमको एक तरीके से हमारा जो रूट है उनके साथ आने जाने का, वो हमेशा इन माउंटेन रेंजेस का वैली स्ट्रक्चर रहा है. ओके, और वहीं से हम पर्टिकुलरली तिब्बत और चाइना का को पॉसिबली हम इन पासिस के थ्रू ही हाई अल्टीट्यूड एरिया से हम वहाँ तक जा सकते हैं. बाकी कोई ऐसा, जैसे नेपाल जाने के लिए हमारी बॉर्डर्स बहुत क्लियर है बेटा, हम बाय रोड नेपाल जा सकते हैं, पर तिब्बत और चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड एरिया है. ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट समझ सकते हैं कि पर्टिकुलरली देखो, बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट, अरेबियन सी इनटू द वेस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट बेटा, इंडिया इज अ पेनिनसुलर पर्टिकुलर पार्ट इन द साउथर्न एरिया. हमारा इंडिया का जो साउथर्न एरिया पार्ट है बेटा, फर्स्ट वन इन वेस्ट साइड अरेबियन सी. ओके, हम देख सकते हैं इधर बे ऑफ बंगाल हम देख सकते हैं, नीचे हम इंडियन ओशन को देख सकते हैं. ये जो पर्टिकुलर देखो आपको सर्कुलर रूट बताया हुआ है, ये हमको पेनिनसुलर पार्ट. ओके, हम हमेशा हमारा साउथर्न पेनिनसुलर पार्ट जो 3 साइड, पेनिनसुला किसको कहते हैं बेटा, जो लैंडमास 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड हो उसको पेनिनसुलर स्ट्रक्चर कहते हैं. तो हमारा जो साउथ है इंडिया का पूरा 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है. इन वेस्ट अरेबियन सी, इन east Bay of Bengal, and in south Indian Ocean. Clear, the sea is utilized as a waterway even through the land routes and are obstructed by surrounding the mountain. India has accepted all the cultural elements arriving from outside and these have merged into Indian society. Okay, ऐसे तो देखा जाए बेटा तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में हमने देखा लोफी माउंटेन रेंजेस है. नीचे का पर्टिकुलर हमारा इंडिया का जो लैंड मास है वो वाटर बॉडी से एक तरीके से प्रोटेक्टेड है,
लेकिन उसके बाद भी हमारा जो हमने आगे फर्स्ट पैराग्राफ में कल्चरल कन्फ्लुएंस की बात की थी कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हजारों साल से आते चले गए और भारत ने हमेशा ही इनको एक तरीके से जो है जो अराइवल्स है वो भारत में पहुंचे और भारत ने इनको एक तरीके से शरण दी है, ठीक है। और अपनी संस्कृति में इनको भी घुलने मिलने की एक आज़ादी हमेशा हमारे इंडियन कल्चर में एक बहुत ही लिबरल फॉर्म रहा है। हमने सभी को अपनाया है, सबको इम्पोर्टेंट दी है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम नीचे जाते हैं बेटा कि इंडिया होल्ड्स a strategic location in the eastern hemisphere and it has a strategic importance also. India is in the eastern hemisphere, ठीक है बेटा। Oceans have contributed immensely in the developing natural relations. ओके, अब हमने वर्ल्ड मैप में देखा बेटा, ऐसे देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड मैप को टू पार्ट्स में ऐसे तो डिवाइड किया जाता है बेटा, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। लेकिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी इंडिया जो है वर्ल्ड मैप में ईस्ट डायरेक्शन में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में आता है। उसकी प्रॉपरली अच्छे से पोजीशन को समझने की कोशिश करो। क्लियर? तो पर्टिकुलर ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट कहलाता है बेटा, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, क्योंकि वर्ल्ड को हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं बेटा। उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट जोन को भी डिवाइड करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी वो ईस्ट पार्ट में है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा कहलाता है और उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बेटा। इंडिया जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो लैंडमार्क है ना बेटा, इसी वजह से इंडिया हमेशा से ट्रेड ओरिएंटेड कंट्री रहा बेटा। उसके लिए उसका जो लैंडमार्क स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा है ट्रेड के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं हम ओशनिक वाटर ओशंस के थ्रू बेटा, वाटरवे के थ्रू हम बहुत पर पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड थे, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। ओशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन डेवलपिंग द mutual relations in the ancient time. India had the trade relation with the East Africa, West Asia, South Asia and Southern East Asia since ancient time. India had developed the cultural and commercial relations with them due to her location. No country in Indian Ocean has a long maritime boundary as India has. Due to this strategic location, the ocean is named as Indian Ocean. सिंपल सी बात है, जो मैंने पहले बोला कि बेटा इंडिया हजारों साल से ट्रेड ओरिएंटेड कंट्री रहा है। इतना सारा लंबा चौड़ा हमको कंट्रीज का लिस्ट दिया हुआ है, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर? हम इन लिस्ट को देख सकते हैं कि उसकी लोकेशन की वजह से हम हमेशा पर्टिकुलर इनके साथ ट्रेडिंग कल्चर से जुड़े रहे हैं। और दूसरा मोस्ट आईएमपी सेंटेंस क्या है बेटा कि जो इंडिया का जो मैरीटाइम एक तरीके से जो बाउंड्री है बेटा, ओशनिक बाउंड्री है, बराबर। तो इसी वजह से जो ये पर्टिकुलर इंडिया के साउथर्न पार्ट का जो पूरा का पूरा हिस्सा है और जहाँ से ये ओशनिक फॉर्मेशन जुड़ता है हमारे लैंडमार्क से, इसी वजह से इस ओशन को इंडियन ओशन नाम दिया गया है। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्यों वो ओशनिक पार्ट, वैसे तो बहुत सारे कंट्री हैं जो उसके साथ जुड़ते हैं, पर उसको इंडियन ओशन ही क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ओशनिक मैरीटाइम बाउंड्री है। और इंडिया ऐसे देखा जाए तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। बाकी कंट्रीज हमसे लैंडफॉर्म एरियाज में काफ़ी छोटे भी हैं। और आप नीचे का अगर मैप पूरा समझने की कोशिश करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे ऊपर भी अभी देखा बेटा, तो आप देख सकते हो कि इंडिया सबसे देखो बड़ा बिगेस्ट कंट्री है और पूरा का पूरा 3 साइड वाटर बॉडी कवर है। इस वजह से ये जो वाटर बॉडी है उसको इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बहुत अच्छे से देख सकते हो बेटा, ठीक है। अब उसके बाद का 2 पैराग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कि लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवे इज आल्सो इंपॉर्टेंट विद द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। क्लियर? अभी आपका जो ऊपर फ्रंट साइड पे अभी जो मैप है, उस मैप को, इस पैराग्राफ को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से उसके वाटरवे रूट्स को और स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है बेटा। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रही है बेटा सुएज कैनाल, ये सुएज कैनाल दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है सुएज कैनाल का। ये सुएज कैनाल देखो बिल्कुल किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पार्ट है, जस्ट उसके ऊपर के साइड से यहाँ पे देखो ये डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स देखो, ये डॉट्स देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे ये सुएज कैनाल इंडियन उसको जो है बेटा, फिर देखो हम कैसे जुड़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, कैसे जुड़ रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा वाटरवे स्ट्रक्चर हमारा बना है। तो लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। जब तक बेटा ये सुएज कैनाल का रूट ओपन नहीं हुआ था, तब तक इंडिया के लिए बेटा यूरोपियन नेशंस या पर्टिकुलर ऊपर के पार्ट से जुड़ना एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो गया था।
लेकिन 1869 में पर्टिकुलरली जब ये कैनाल बेटा डेवलप्ड हुई, इसका प्रॉपरली ये ओपन हो गई, तो लगभग यूरोप और इंडिया के बीच का 7000 किलोमीटर का, कितना बेटा, 7000 किलोमीटर का जो पर्टिकुलर रूट है, एक तरीके से जो है लैंड रूट था बेटा, वो रिड्यूस हो गया। 7000 किलोमीटर पूरा घूम फिर के जाना पड़ता था यूरोप तक, लेकिन सुएज कैनाल की वजह से क्या हुआ कि ये 7000 किलोमीटर का जो रूट है वो रिड्यूस हो गया, और बहुत इजीली इंडिया जो है वो ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे कंट्रीज के साथ इजीली अब जुड़ चुका है। देखो ये पूरा का पूरा जो डॉटेड है ना, अभी मैं ये फिगर्स हटा रही हूँ, आप ये सुएज कैनाल का स्ट्रक्चर आप याद रखना जो मैंने सर्कल बनाया है, और आप देखो ये डॉटेड जो ब्लैक लाइन है बेटा, ये सारी ब्लैक लाइन हमारे वाटरवे को एक तरीके से इंडिकेट कर रही है, कितना क्लियर है, हम कितने सारे कॉन्टिनेंटल कंट्रीज और बिग कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज के थ्रू वाटरवे सिस्टम से आराम से इजीली जुड़ चुके हैं और अपने ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तो आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखो, देखो जितनी भी ये ब्लैक डॉटेड लाइन है ये सुएज कैनाल है बेटा, और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा का पूरा किस तरीके से हम पूरा जुड़े हुए हैं। देखो आप ये स्ट्रक्चर देखो बेटा किस तरीके से हम जुड़े हुए हैं, बराबर। और फिर ये यहाँ से होते हुए ऊपर होते हुए हम वापस से और इस साइड से भी, क्लियर, हम एक तरीके से यूरोपियन नेशंस के साथ जुड़ जाते हैं। तो 7000 किलोमीटर का जो पूरा पार्ट है वो एक तरीके से किलोमीटर का एरिया रिड्यूस हुआ, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल था। ओके, और हमेशा से सुएज कैनाल जो है एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हमारे लिए जरिया रही है बेटा। या देखो कि द सर्कम अफ्रीकन वाटरवेज एंड सुएज कैनाल वाटरवे पास बाय द इंडिया, कैनेडा एंड यूएसए कैन बी रिच थ्रू द सेम वाटरवे वाया द स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड पैसिफिक ओशन। और जो कनाडा और यूएसए है बेटा, वो मलाका जो पर्टिकुलर स्ट्रेट है ना, जैसे श्रीलंका और हमारे इंडिया के बीच में पाल्क स्ट्रेट है, वैसे ही यूरोपियन नेशन जो है वो एक तरीके से कनाडा और अमेरिका जो है मलाका स्ट्रेट से जुड़ती है बेटा, और फिर वो स्ट्रेट कहीं ना कहीं जाके सुएज कैनाल से जुड़ जाती है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है इस वजह से। और इसकी वजह से क्या है कि उनके लिए भी जुड़ना आसान हो जाता है और भारत तक पहुंचना इजी बन जाता है। ओके, अब लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे इसी पेज के कि इंडिया हैज कांटेक्ट विद द मैनी कंट्रीज सिंस मैनी सेंचुरीज, goods and ideas are being exchanged since ancient times. Similarly, concept of Upanishad, stories of Ramayana and Panchtantra, therapeutic methods, and Indian numerical figures and decimal system, etc., could reach many parts of the world. India has an important location in South Asia. Okay, अब यहाँ पे ये सारे जितने सारे वर्ड हैं इनको बहुत एक एक करके अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो बेटा हमारे वेदास और उपनिषद, ठीक है, हमारी संस्कृति, कल्चर, इनके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। हमारे वेदों के अंदर किस तरीके से ऋचाज है, स्तुतिज है, म्यूजिक का फॉर्म है, आयुर्वेद है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बताया है, और उपनिषद भी कुछ इसी तरीके से इन चीजों को इंडिकेट करता है। फिर है बेटा रामायण। रामायण, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ये एपिक है, जैसे महाभारत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एपिक है, सेकंड लार्जेस्ट एपिक रामायण है। रामायण एक तरीके से देखा जाए तो महाकाव्य कहा जाता है बेटा। तो रामायण राम भगवान की गाथा है ना। अभी अभी बस जस्ट अब राम मंदिर बनने की तैयारी हो रही है, बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है अभी भारत। फिर देखो बेटा पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है ना, बुद्धिस्ट रिलीजन के टाइम पे बेटा ये पंचतंत्र की कहानियां डेवलप हुई थी। इस कहानियों के बनने के पीछे भी एक कहानी है। एक किंग थे बेटा, राजा थे, उनके दो बेटे थे, बड़े चंचल थे, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। और राजा जब भी किसी ऋषि को, गुरु को बुलाते कि भाई आप इनको शिक्षा दीजिए, तो बच्चे इतनी बदमाशी करते कि वो चले जाते। फिर बाद में जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी पंडित विष्णु शर्मा को दी। क्लियर। अब पंडित विष्णु शर्मा ने थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए बेटा तो बच्चों को उनका आकलन किया, देखा उनको कि भाई बच्चे बहुत ऐसे तो एक्टिव हैं, चंचल हैं, समझदार हैं, पर इनको कुछ क्रिएटिव चाहिए, ये ऐसे ही पढ़ने में नहीं मानते। और इसी वजह से पंडित विष्णु शर्मा ने उनको नॉलेज देने के लिए बेटा, लाइफ के मोरल समझाने के लिए उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों की रचना की। ये बचपन से आप प्री स्कूल में थे ना, तब से नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हो पंचतंत्र की कहानियां, पर आपको पता भी नहीं होगी कि ये सब कहानियां पंचतंत्र की है। बचपन में वो लायन और माउस वाली स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे लायन ट्रैप में फंस जाता है और माउस उसको ट्रैप को दांत से कुचल कुचल कुतर कुतर के
क्या करता है, काट देता है और लायन को बचा लेता है। यानी कि छोटे से छोटा जो एनिमल है बेटा, उसकी भी अपनी कुछ स्पेशलिटीज है, उसका भी अपना एक स्ट्रेंथ है, पावर है, किसी को भी कमजोर समझना नहीं चाहिए। फिर रैबिट और टॉर्टोइज वाली स्टोरी, वो भी कुछ ऐसा ही मोरल देती थी, बराबर ना, कि हमेशा बहुत ज्यादा रफ्तार से भागने वाले ही लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, जो पेशेंस के साथ धीरे धीरे चलते हैं वो भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। फिर आंट और पीजन वाली स्टोरी पढ़ी थी आपने, देखा ना किस तरीके से दो दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। वो आंट बह रही होती है और पीजन जो है लीव्स लेके उसको पानी में से उतार निकाल लेता है बाहर। और एक बार ऐसा होता है कि पीजन को एक हंटर मारने आता है, तो आंट जाके उसको काट लेती है, तो उसका निशाना चुक जाता है और पीजन जो है सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्ती की मिसालें दी गई हैं। तो ये सब लाइफ के मोरल, ठीक है, तो कहानियों के थ्रू बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो ये पंचतंत्र की कहानी है बेटा, जो जीवन के बहुत बड़े बड़े बोध हमको सिखाती है। और सिंपली एक 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा भी कहानियों के थ्रू बेटा लाइफ की पर्टिकुलर एक तरीके से वैल्यूज के बारे में समझ सकता है, कि दोस्तों को किस तरीके से मदद करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए, सबको एक तरीके का दर्जा देना चाहिए, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। कितनी सारी सीख इन कहानियों में छिपी हुई होती है। फिर यहाँ पे देखो बेटा, थेरोपैटिक एक तरीके से देखा जाए तो मेथड बेटा, कुछ अलग अलग तरीके की बेटा दशांश पद्धति, चिकित्सा पद्धति हम मान के चल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की बेटा ट्रीटमेंट की जो अलग अलग, आप चरक संहिता वगैरह अगर पढ़ो आप हमारे उस समय की बेटा लिखी हुई, तो आप देखोगे कि किस तरीके से हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति थी बेटा, वो कितनी ज़्यादा डेवलप थी। माना जाता है कि महर्षि चरक ने बेटा 400 टाइप के जो है वो टूल्स बनाए थे उस जमाने में, ऑपरेशनल टूल्स, जो कि इतने शार्प होते थे कि वो हमारे बाल को भी बीच में से काट दें। सोचो, लगभग 400 टू ये 600 ईयर्स पहले जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च हुआ, तब से ये जाना गया कि भाई इतने सालों पहले उन्होंने ये सब कुछ बनाया था। उसके बाद आ जाता है बेटा डेसिमल सिस्टम, ठीक है। न्यूमरिक फिगर्स, हम आर्यभट्टा को कैसे बोल सकते हैं, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया, ठीक। फिर लीलावती गणित को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे हमको पता चला कि हम 1 के पीछे 53 टाइम जीरो लगा सकते हैं और इतनी बड़ी फिगर को रीड किया जा सकता है। तो हमारा न्यूमेरिकल फिगर बेटा, हमारा डेसिमल सिस्टम, कितना सब कुछ भारत के पास ज्ञान है बेटा। पर बदकिस्मती ऐसी है कि भारत पिछले 1-1.5 हजार साल बेटा हम आक्रमणों का शिकार होते गए, और हम खुद ही भूल गए कि भाई भारत का नॉलेज जो है कितना रिच रहा है, इसको दुनिया तक पहुंचाना जरूरी था। लेकिन अब धीरे धीरे वापस से वो चीजें फिर से निकल कर आ रही हैं। देन देर आर द 29 स्टेट्स एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हालांकि इस लास्ट का अब पूरा का पूरा फिगर वर्क चेंज हो चुका है बेटा। 29 स्टेट्स की जगह अब 28 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरी की जगह 9 यूनियन टेरिटरीज अभी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और एक तरीके से लद्दाख, ये तीनों यूनियन टेरिटरी में, जो पहले एक स्टेट हुआ करता था उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो फिर इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबर्स ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।